हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रहने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कंपाइलर डिजाइनिंग एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। एंड कंपाइलर डिजाइनिंग जो है बेसिकली यह एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारा कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कमांड इंटरप्रेटर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कमांड इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अंदर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल, सेल, सिस्टम कॉल या फिर शेड्यूलर। तो बेसिकली हमारा ओएस जो है वह ओएस 2 टाइप का होता है। एक जो होता है कर्नल लेवल एंड एक जो होता है सेल लेवल। एंड हमारा सेल जो है वह सबसे बाहर होता है, मीन्स यह यूजर के लिए होता है। लाइक ये हमारा हार्डवेयर है एंड हार्डवेयर के अंदर वाली परत पर सबसे पहले जो होता है वह कर्नल होता है। यहाँ जो है यह हमारा कर्नल हो जाएगा एंड उसके ऊपर जो है यह हमारा होता है सेल। तो सेल बेसिकली यूजर के लिए होता है। तो सेल का जो काम होता है वह जो है यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमांड इंटरप्रेटर का काम जो है वह सेल करता है। एंड सिस्टम कॉल किसे बोलते हैं? सिस्टम कॉल बेसिकली प्रोग्राम एंड कर्नल के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। एंड शेड्यूलर बेसिकली एक प्रोसेस शेड्यूलिंग है जो कि किसी भी प्रोसेस को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द मेन एडवांटेज इज। लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन है एफिशिएंसी, इजी डिबगिंग एंड मॉड्यूलरिटी, फास्ट एग्जीक्यूशन, मिनिमम सिस्टम कॉल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं उसमें, अ, जो कि हर एक लेवल पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपना काम करता है। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं, यह एक जो है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 6 लेयर में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल क्या है? हार्डवेयर। सेकंड लेवल हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। थर्ड लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। फोर्थ लेवल प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फिफ्थ इनपुट बफर एंड लास्ट है यूजर प्रोग्राम। मीन्स जो यूजर प्रोग्राम का काम होगा वह जो है हमारा 6 लेवल कर लेगा। जो इनपुट जो आउटपुट बफर का काम होगा वह लेयर 5 कर लेगा। जो कि लेयर 4 प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होगा वह जो है लेयर 4 कर लेगा। तो इस तरह से इस पर काम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इजी डिबगिंग एंड मॉड्यूलरिटी का काम करता है। यह इफिशियंसी एंड फास्ट एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है, बट इसका जो सटीक आंसर होगा वो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which process state is not possible in operating system? लाइक कौन सा प्रोसेस स्टेट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन है न्यू, रेडी, होल्ड एंड रनिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस स्टेट होता है उसको देखते हैं। तो हमारा कोई भी प्रोसेस आता है तो वह सबसे पहले न्यू के अंदर होता है एंड उसके बाद वह जो है रेडी के अंदर चला जाता है। देन रेडी के अंदर जो है वह रन के अंदर जाता है। यदि हमारा आउटपुट रिक्वेस्ट यदि काम नहीं करता है तो वह वेटिंग के अंदर चला जाता है। वेटिंग के अंदर वापस से जो हमारा रेडी के अंदर जाता है, देन हमारे रन के अंदर जाता है। जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वह टर्मिनेट के अंदर जाता है। तो एंड यहाँ पर सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट भी होता है। तो बेसिकली ये सारे जो हैं ये सारे हमारे प्रोसेस स्टेट हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा, न्यू भी हमारा एक प्रोसेस स्टेट है, रेडी भी हमारा प्रोसेस स्टेट है एंड रनिंग भी हमारा प्रोसेस स्टेट है। लाइक देख सकते हैं न्यू, रेडी एंड रनिंग, ये तीनों हमारा प्रोसेस स्टेट है। एंड यहाँ पर होल्ड नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। होल्ड के बदले यहाँ पर जो है हम लोग वेट या फिर ब्लॉक का यूज करते हैं। यहाँ पर होल्ड कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन। तो ऑप्शन है प्रोसेस, अ प्रोसेस टर्मिनेट्स, CPU switches from one process to another, and output start in a process, and a deadlock occurs.
तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो जाने का काम करता है, उसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। यह जो है क्या करता है, पहला जो हमारा प्रोसेस होता है उसका इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है एंड दूसरे इंफॉर्मेशन को दूसरा जो प्रोसेस होता है उसके इंफॉर्मेशन को अपलोड करने का काम करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सीपीयू स्विचेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मे काउज स्टारवेशन। तो स्टारवेशन काउज किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर होता है। ऑप्शन है राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्व के अंदर जो है स्टारवेशन नहीं होता है, क्योंकि यह जो है सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले यूज कर लिया जाता है। राउंड रॉबिन के अंदर जो है यह, इसमें जो है अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर दे दिया जाता है, एक प्रोसेस के लिए इतना टाइम मिलेगा। एंड सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि स्टारवेशन होता क्या है। कोई भी कम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस लंबे टाइम तक रन नहीं हो पाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई कम प्रायोरिटी वाला शेड्यूलिंग है, आ चुका है, वह लंबे टाइम तक के लिए वेट कर रहा है, तो उस टाइम में हमारा स्टारवेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिंक्रोनाइजेशन टूल इज नॉट अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन कौन सा सिंक्रोनाइजेशन टूल नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा टेस्ट एंड सेट, कंपेयर एंड स्वैप, सीमाफोर एंड डिसेबल इंटरप्रेटर। तो टेस्ट एंड सेट ये भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है, कंपेयर एंड स्वैप ये भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है, डिसेबल इंटरप्रेटर ये भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सीमाफोर। सीमाफोर बेसिकली सॉफ्टवेयर आधारित सिंक्रोनाइजेशन टूल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ सिस्टम with n resources of same type, a deadlock only if number of process is। मतलब डेडलॉक कब होगा एक सिस्टम के अंदर, जब यहाँ पर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। तो ऑप्शन है n, n+1, 2n, n-1। तो डेडलॉक कब होता है, लाइक आपके पास चार टॉफी है, ओके, चार चॉकलेट्स हैं एंड आपके घर में चार बच्चे हैं, ठीक है। तो आप चारों को प्रॉपरली दे सकते हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके पास पांच टॉफी है एंड आपके पास घर में चार बच्चे हैं, तो उस टाइम जो है हो जाता है हमारा डेडलॉक। जो बचा हुआ एक है वो आप किसको दोगे, तो इसके लिए जो है छीना झपटी स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम जो है डेडलॉक का काम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n+1। मतलब सटीक आंसर ये है कि n+1 जब भी हो जाएगा तो वह डेडलॉक में काउंट हो जाएगा। 2n भी हो सकता है, बट जो सटीक है वह हो जाएगा हमारा n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओएस मैकेनिज्म विच अलाउज प्रोसेस टू कम्युनिकेट विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस इज। तो इसे जो है हम लोग बोलते हैं मैसेज पासिंग। एंड यहाँ पर जो है सेमाफोर एंड मॉनिटर, ये दोनों जो है सिंक्रोनाइजेशन टूल है। ये दोनों जो है हमारा सिंक्रोनाइजेशन टूल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय इंश्योरिंग। ऑप्शन है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन नेवर अकर, होल्ड एंड वेट नेवर अकर, सर्कुलर वेट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली डेडलॉक का जो है फोर कंडीशन होता है। फर्स्ट क्या होता है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। सेकंड क्या होता है, होल्ड एंड वेट। थर्ड क्या होता है, सर्कुलर वेट। एंड फोर्थ क्या होता है, नो प्रियम्पशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस। ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होता है वह जो है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आउटपुट मेथड causes CPU to pull a device continuously until the transfer is completed। तो ऑप्शन है इंटरप्रेटर ड्रिवन आउटपुट, प्रोग्राम आउटपुट, डीएमए एंड चेंड आउटपुट। तो डीएमए यहाँ पर बेसिकली होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो इसका जो है सीए से रिलेटेड ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
इंटरप्रेट ड्रेवन क्या होता है? तो यह जो बेसिकली सीपीयू को इंटरप्रेटर काम काम करता है, मीन्स करंट भेजने का काम करता है। एंड चेंड जो होता है, चेंड आउटपुट, ये जो है बेसिकली ओल्ड वर्जन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्नल ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए है यूजर इंटरफेस ओनली, रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ओनली कमांड इंटरप्रिटेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वह सही हो जाएगा। यूजर इंटरफेस ओनली जो होता है, यह जो होता है सेल का काम होता है। एंड ओनली कमांड इंटरप्रेटर जो होता है वह भी सेल का काम होता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ओनली, यह जो है यूजर इंड पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम यूजेज 3 पेज frames. The page references string is 701 2030423. How many page fault occur? F5 FIFO first in first out page replacement technique. तो ऑप्शन है 8, 9, 10 एंड 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट आउट में 7 आ जाएगा। 7 में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा। ओके। एंड उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 7 के बाद हमारा क्या है, 0। तो 7 के बाद हमारा 0, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। 7 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 7, 0 एंड 1। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पेज फॉल्ट। एंड उसके बाद हमारा आएगा 2। 2 आएगा तो यहाँ पर हमारा 7 चला जाएगा। तो 2, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा जो है 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट नहीं होगा। ओके। तो अभी तक हमारे पास कितने पेज फॉल्ट हो चुके हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा जो है आ जाएगा हमारा 3। 3 आएगा तो हमारा 0 हट जाएगा। 0 हटेगा तो हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी हमारा पेज फॉल्ट होगा। एंड नेक्स्ट हमारा फिर से 0 आ जाएगा, तो 1 हटेगा तो 2, 3 एंड 0 आ जाएगा। ये भी हमारा पेज फॉल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 4 आएगा, तो 2 हटने के बाद आ जाएगा 4, 3, 0 एंड 4। नेक्स्ट हमारा 2 आएगा, 3 हटेगा तो आज हो जाएगा हमारा 0, 4 एंड 2। ओके। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा 3 आने वाला है, 3 इसके अंदर है नहीं, तो 0 हटेगा तो 4, 2 एंड 3। तो अब आइए हम लोग नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यहाँ पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया था, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। तो फाइनली 9 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग एफसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर 4 प्रोसेसेस विथ अराइवल एंड बस टाइम। तो यहाँ पर हमारा एक दिया हुआ है प्रोसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से इसका जो है हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर अराइवल टाइम हमारा दिया हुआ है एंड यहाँ पर हमारा बस टाइम दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा हमारा फिनिश टाइम। फिनिश टाइम क्या होगा, तो आइए सबसे पहले जो हमारा एक चार्ट बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रोसेस जो है P1, P1 हमारा कब अराइव हो रहा है, 0 पर। तो P1 ये हमारा प्रोसेस है एंड यह 0 पर अराइव हो रहा है एंड ये फिनिश हो रहा है हमारा 5 पर। तो यह 5 हो गया। नेक्स्ट हमारा P2 प्रोसेस है। ओके। P2 प्रोसेस हमारा कितने पर आ रहा है, अ, आने का तो इसमें देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ये जो है 3 टाइम में फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा P3 प्रोसेस है। P3 प्रोसेस जो है 8 टाइम तक चलेगा, तो यह 16 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो है P4 प्रोसेस है। P4 प्रोसेस जो है हमारा 6 टाइम तक चलेगा, तो फाइनली 22 पर यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिनिश टाइम क्या आ गया, सबसे पहले फिनिश टाइम 5 हो जाएगा यहाँ पर एंड उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा,
देन हमारा ये 16 हो जाएगा एंड लास्ट हमारा 22 हो जाएगा। एंड हमारा जो है टर्न अराउंड टाइम TAT क्या होता है? TAT होता है हमारा फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आइए यहाँ पर P1 का हम लोग लिखते हैं सबसे पहले TAT। फिनिश टाइम हमारा क्या है? 5 - 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। देन 8 - 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 7। देन 16 - 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 14। देन 22 - 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 19। तो इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7, 5, 4, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 45। एंड 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से एवरेज निकालने के लिए, तो यह हमारा हो जाएगा 11.25। तो यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रोसेस रिक्वायर 2000 बाइट्स, मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड इक्वल टू 2048 बाइट्स, विच इज द इंटरनल व्हाट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा। हमारे पास ब्लॉक लोकेशन का साइज दिया हुआ है एंड रिक्वायर्ड का दिया हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है 2048 माइनस 2000, तो यहाँ पर 48 बाइट जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सिस्टम हैज 32 बिट्स virtual addresses and uses 4 KB page size. What is the number of bits required for page number? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा वर्चुअल एड्रेस कितने का दिया हुआ है। वर्चुअल एड्रेस जो है हमारा दिया हुआ है 32 बिट एंड पेज साइज जो है हमारा यहाँ पर है पेज साइज हमारा 4 KB। तो सबसे पहले हम इस 4 KB को कन्वर्ट करते हैं बिट में। तो इसको बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 to the power 2 हो जाएगा, इसको 2 to the power 2 लिखेंगे एंड हम लोग केबी को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 10। तो आंसर यहाँ पर टोटल क्या हमारा आ जाएगा? 2 to the power 12। नाउ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें जो है रिक्वायर्ड पेज नंबर्स बताने हैं। तो पेज नंबर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एड्रेस माइनस पेज साइज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब प्रोसेस रिक्वायर्ड 18,000 बाइट्स, ब्लॉक एलोकेटेड इक्वल टू 20,480 बाइट यूजिंग 4 KB ब्लॉक, व्हाट इज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा। हम लोग 20,480 में 18,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज ऑलवेज प्रिएम्प्टिव। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रिएम्प्टिव होता क्या है। प्रिएम्प्टिव में मतलब कि फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिएम्प्टिव। मतलब फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है तो उसे हम लोग प्रिएम्प्टिव कहते हैं। नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है? नॉन प्रिएम्प्टिव मतलब कि सीपीयू से जो है जॉब और मतलब सेल्फ ही उससे निकल जाए, कंप्लीट होने के बाद वह खत्म होता है, तो उसे हम लोग नॉन प्रिएम्प्शन कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यह प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव दोनों हो सकता है। प्रायोरिटी यह दोनों हो सकता है। नॉन प्रिएम्प्टिव है प्रिएम्प्टिव। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो होता है वह नॉन प्रिएम्प्टिव होता है। राउंड रोबिन जो है यहाँ पर ऑलवेज प्रिएम्प्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजिंग इज अ टेक्निक यूज टू इंक्रीज बर्स्ट टाइम, अवॉइड स्टारवेशन, इंक्रीज प्रायोरिटी, डिले शेड्यूलिंग। तो एजिंग किस चीज़ का टेक्निक है, किस चीज़ में यूज होता है? तो बेसिकली एजिंग का काम होता है ओल्ड प्रोसेस को ओल्ड प्रोसेस की जो है प्रायोरिटी है इंक्रीज करता है, जिससे कि स्टारवेशन नहीं होता है किसी भी प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है हमारा बी सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने 20 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए एंड कुछ कंसेप्ट भी सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।